सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर बेसिकली ये देखा कि किस तरीके से टू एडवर्ब जो है उससे स्टार्ट होने वाले या उसका यूज करके बनने वाले जो सेंटेंसेस हैं, किस तरीके से हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसके बारे में हमने कैन नॉट के बारे में पढ़ा, कुड नॉट के बारे में पढ़ा, और बहुत बेसिक तरीके से और बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से कि जहां ज्यादातर काम कॉपी पेस्ट से हो और एक छोटा सा फॉर्मेट आपको याद रखना पड़े, बस उसी से आपका काम हो जाए। तो आई होप वो लेक्चर आप लोगों ने ठीक से देखा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के आगे का पोर्शन जो है आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने ये देखा था बेसिकली कि टू के बाद में जब इन्फिनेटिव आता है तब क्या होता है, और टू के बाद जब इन्फिनेटिव नहीं आता है तब किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो अभी तो हम लोग इन्फिनेटिव वाले में ही चल रहे हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये भी देखने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज नहीं थी, मुझे पता है वो इसलिए नहीं थी क्योंकि पिछला लेक्चर केवल एक इंट्रोडक्टरी, कि भाई एक टॉपिक समझ में आ जाए कि टॉपिक क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, केवल उतना ही मोटिव था। बहुत ज़्यादा रूल्स रटवा कर, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा कर, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसा कोई इरादा था ही नहीं कि आपको बहुत कुछ एक दिन में दे देना है। ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। इरादा ये था कि हमें टॉपिक का नेचर समझ में आ जाए कि टॉपिक क्या है, किस तरीके से इस टॉपिक में काम होने वाला है। आप लास्ट लेक्चर में जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो आज आपकी पूरी होगी। आज आपको इसके अंदर एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस तरह के सेंटेंसेस से कि जब कि टू और टू का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। किसका है गाइस? पैसिव वॉइस का। तो क्या कह रहा है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बदला हुआ वाक्य भी, यानी जिस सेंटेंस में हम उसे चेंज कर रहे हैं वो भी पैसिव वॉइस में ही होना चाहिए। अब पैसिव वॉइस की सबसे मेन बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कई बार इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं पैसिव वॉइस में, या तो बी का यूज होता है, या फिर बीन का यूज होता है, या फिर बीइंग का यूज होता है। ये भी हम लोग यहां पर देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो बीइंग, परफेक्ट का सेंटेंस है तो बीन, और सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो बी का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। इस तरीके से यूज करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि ये काम आने वाला है। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अब यहां पर एक छोटी सी बात है कि जो बात कही नहीं गई उसको मैं यहां कल्पना कर रहा हूं कि यहां पर बाय अस होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे सामान्य तरीके से बनाऊंगा ना तो क्या बनाऊंगा, टू परचेज द हाउस या वी परचेज द हाउस। ठीक है, अगर मैं यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं करता हूं और अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बनाऊंगा, इन्फिनेटिव के अंदर, और पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो क्या, किस तरीके से बनाना है, ये चीज हमें यहां पे समझनी है। ठीक है गाइस, अब जब इसे चेंज करेंगे हम लोग तो किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, द हाउस इज हमने यहां पे लिया गाइस, द हाउस इज को हमने यहां एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, टू की जगह सो आ गया, कॉस्टली एज इट इज रह गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, कंजक्शन दैट आ गया। अब किसके लिए कहा जा रहा है, घर के लिए कहा जा रहा है कि घर जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। तो घर जो है उसको हम किस में रखेंगे, इट में रखेंगे। ही शी में तो रख नहीं सकते, क्योंकि घर जो है वो पुरुष या महिला तो हो नहीं सकता कि भाई मस्कुलाइन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। लास्ट लेक्चर में बताया था वस्तुएं, साथ में पशु पक्षी इत्यादि जो है उसको हम इट की कैटेगरी में मानते हैं। तो घर एक तरह की वस्तु है तो उसको हम इट की कैटेगरी में मानेंगे। प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट कर लिया। अब यहां पर है टू परचेज नहीं था, सामान्यतः तो क्या आता है, टू परचेज। अब टू परचेज जो है वो हमारा कौन से वॉइस में चलता है, बेसिकली हम उसे मानते हैं कि हमारा एक्टिव वॉइस में चल रहा है। अब अगर इसे मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू बी परचेज्ड। तो यहां पर हमारा क्या बना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा एक्टिव वॉइस में चलता है इन्फिनेटिव में, और जब इस इन्फिनेटिव को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम कर लेते हैं टू प्लस बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कर लेते हैं यहां पर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हुए टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर हम इसे कर लेते हैं। किस रूल से, कौन से नियम से कर रहे हैं हम, तो ये हम एक्टिव पैसिव वॉइस के नियम से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टू बी परचेज था तो कैन नॉट बी परचेज्ड एज इट इज यहाँ रह गया, क्योंकि बी का टू का इस्तेमाल हमने पहले भी लेक्चर में भी नहीं किया था। फर्स्ट लेक्चर जब हमने देखा था उसमें भी हम टू का इस्तेमाल वापस नहीं कर रहे थे, उसे रिपीट नहीं कर रहे थे, रीयूज उसका नहीं किया जा रहा था। तो यहां पर क्या हो गया, इट कैन नॉट बी परचेज्ड हमारा बनेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, ताकि और अच्छे से हम इसे समझ सकें। द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू बी सॉल्व्ड। क्या बनाया मैंने यहां पे सेंटेंस, द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू बी सॉल्व्ड, यानी कि अब यहां पर जब मैं देखता हूं ना कि यहां पे मेरे क्या लिखा हुआ है, टू बी सॉल्व्ड लिखा है मैंने, यहां क्या लिखा है, टू बी सॉल्व्ड लिखा है। इसका मतलब क्या है, टू प्लस बी प्लस यहां पर क्या आ गया मेरा, यहां पर आ गया मेरा सॉल्व्ड। अब ये सॉल्व्ड जो है वो सीधे तौर पर मुझे क्या बता रहा है कि भैया टू बी सॉल्व्ड है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में बात चल रही है। अगर इसी का मैं एक्टिव वॉइस बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या बना लूंगा, टू सॉल्व बना लूंगा। क्या बना लूंगा, टू सॉल्व बना लूंगा। तो एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव कैसे सेंटेंस बनाता है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो कैसे बनाता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यहां पर कैसा बना हुआ है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ है। तो इससे हमें एक पूरी जानकारी मिल जाती है कि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में चल रहा है, यानी कि ये जो रूल है ये यहां पर अप्लाई होगा। अब इसे चेंज करने की बारी आई, तो चेंज करने की बारी आई तो मैंने क्या किया, द क्वेश्चन इज एज इट इज, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहां पर टू की जगह मैंने लगा लिया सो, और हार्ड का मैंने हार्ड ले लिया। उसके बाद कंजक्शन लिया दैट। अब दैट के बाद में किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पर इट लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा, इट लिख लूंगा। और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो कैन नॉट कर लूंगा। देख लो क्या कर लिया मैंने, कैन नॉट कर लिया। और कैन नॉट के बाद यहां पर जो टू बी सॉल्व था इसे एज इट इज यहां पर ले लूंगा, टू बी सॉल्व्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप पैसिव वॉइस पे, मतलब मैं कहना तो नहीं चाह रहा हूं लेकिन फिर भी कह देता हूं, पैसिव वॉइस पे ध्यान नहीं भी दोगे और पिछले वाले तरीके से कि जो जहां जैसा है वैसा का वैसा उठा के रख लिया तो भी हमारा काम हो जाएगा। बस हमें कहते हैं ना, आवश्यकता से अधिक होशियार नहीं बनना है। जितनी आवश्यकता है उतना होशियार बनना है, आवश्यकता से अधिक होशियार नहीं बनना है कि सर यहाँ टू बी सॉल्व्ड है, ये पैसिव वॉइस में है तो यहां मैं इसे चेंज करते समय एक्टिव वॉइस में ले लूं। क्या नहीं, ये क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस में ही रहेगा, पैसिव वॉइस को हमें छेड़ना नहीं है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है और आप इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहते, मत पढ़ो। मैं कह रहा हूं मत पढ़ो। हमने पिछले वाले टॉपिक के अंदर जो रूल लगाया ना, उस रूल को या उस विधि को एज इट इज भी लगा दोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कुल मिला के बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रह जाती है। ठीक है, और जो बच्चे डीप में पढ़ना चाहते हैं वो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ के काम कर सकते हैं कि सामान्यतया जब हम देखते हैं पैसिव वॉइस कहां होता है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बी, बीन या बीइंग आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस का बन जाता है। अब पैसिव वॉइस बनने के बाद हम बात करते हैं कि इंफिनिटिव में पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या बन जाता है, इंफिनिटिव में भी पैसिव वॉइस बन जाता है। अब यहां तक की बात समझ में आ गई, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया। अब बात यह है कि क्या हमें एक्टिव वॉइस की जरूरत है, नहीं। हमारा नियम तो ये कह रहा है कि कोई चीज अगर पैसिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में ही रखो, उसे एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं करना है। स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस में ही रह जाता है। टू सॉल्व का गाइस यहां मुझे टू बी सॉल्व मिला और इसे जब मैं नीचे लेकर के आऊंगा तो यहां क्या लेके आया, बी परचेस्ड लेके आया। कहां से लेके आया, यहां पर ये बी परचेस्ड था, इसे एज इट इज नीचे लेकर के आया और यहां पर कैन नॉट बी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर बी सॉल्व हम सीधे तरीके से कर सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी।
गाइस देखो एक सीधी सी बात बता रहा हूं आप लोगों को, वो बात आप ठीक से समझो, ध्यान से समझो, तो आपको वो बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब बात हमारी क्या है सीधी सी, कि इतना सा मुद्दा हमें समझना है कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाले चक्कर में फंसना ही नहीं है। हमें सीधी बात करनी है कि यहाँ पैसिव वॉइस रहेगा तो नीचे भी हम पैसिव वॉइस ही रखेंगे, उसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात गाइस यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है कि वाक्य का कर्ता यदि निर्जीव है तो भी अलग क्लॉज पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है। यानी कि वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट कोई निर्जीव है यानी कि सक्रियता से स्वयं काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी अगला क्लॉज यानी कि सेकंड क्लॉज जो आएगा, जो ये वाला क्लॉज है, इसको हम सेकंड क्लॉज या अगला क्लॉज कह सकते हैं, ये क्लॉज जो है ये पैसिव वॉइस में ही आता है। कैसे आता है जरा देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। द बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड, यानी कि किताब जो है पढ़ने के नजरिए से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। चेंज करते समय क्या बनाया, द बुक, इसका द बुक इज ले लिया, टू की जगह सॉ लगा लिया, डिफिकल्ट एज इट इज ले लिया, उसके बाद कंजक्शन दैट लेना था, ले लिया। बुक जो है निर्जीव वस्तु है तो निर्जीव वस्तु के लिए इट आ गया। अब कैन नॉट आ गया, अब इट कैन नॉट, इट जो है मेरी क्या है, निर्जीव वस्तु, मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। देखो यहाँ द बुक सब्जेक्ट है ना, वही यहां आकर सब्जेक्ट बना तो इट बन गया, और ये भी निर्जीव वस्तु को दर्शाता है। कैन नॉट क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट ले लिया, और यहां पर टू रीड जो था उसको हमने क्या कर लिया, बी रेड कर लिया, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है रीड और यहां हम इसे पढ़ेंगे रेड, ठीक है, ध्यान रखना। रीड रेड, रेड बनता है, स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो यहां पर टू रीड क्यों बोला, क्योंकि यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर टू रेड बोला क्यों, क्योंकि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, याद रखना, ठीक है। तो स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं रहेगा। तो पहली बात, पैसिव वॉइस में रहता है, नंबर 1। दूसरी बात यहां पर क्या थी कि अगर कोई मेरा कर्ता जो है निर्जीव है तो सेकंड क्लॉज जो है, यानी कि मेरा कर्ता जो है वो क्या है, निर्जीव है, कोई वस्तु है, तो मेरा सेकंड क्लॉज जो होगा, ये मेरा सेकंड क्लॉज है, ये मेरा दूसरा उपवाक्य है, ये जो है ये हमेशा पैसिव वॉइस में रहेगा। किस में रहेगा बोलो, पैसिव वॉइस में रहना चाहिए, इसे एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना है। किस परिस्थिति में, जब कर्ता निर्जीव होता है, इस परिस्थिति में, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये मैंने बताया अभी और वापस आ गया चलिए इसे एक बार, इसका आंसर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पिछली स्लाइड पे जो पूछा उसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, फटाफट से इसे आप किस में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए शुरू कीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, आंसर कमेंट बॉक्स में। अभी सैटरडे को फर्स्ट लेक्चर आया था, मैं देख रहा था बैठ करके, है ना, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है आंसर दे रहे हैं लेकिन लाइव चैट में दे रहे हैं, है ना। लाइव चैट में आंसर नहीं देना है, मैं नहीं पढ़ पाता हूं, नहीं देख पाता हूं। हर वीडियो में ये बात कह रहा हूं, कई बार पहले भी कह चुका हूं कि मैं देख ही नहीं पाता कि किसने क्या आंसर दिया है, ठीक है। तो प्लीज जो भी आपका आंसर हो वो आप किस में लिखेंगे, कॉमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको दो तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका कौन सा है, तो पहला तरीका है द सम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। तो यहां पर पहला तो वही तरीका आ गया, द सम वॉज सो डिफिकल्ट दैट इट किसके लिए आया, सम के लिए आया। सम के लिए क्यों आया, क्योंकि सम एक निर्जीव वस्तु है। इट यहां पर वॉज है, तो वॉज है तो इसका मतलब वाक्य कौन सा है, पास्ट टेंस का है, तो कुड नॉट आ गया। और कुड नॉट के बाद में क्या कहा उसने कि अगर कर्ता अपना किस तरह का हो, निर्जीव हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या मुझे इस्तेमाल करना है, तो पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, इट कुड नॉट बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसको मैंने सॉल्व कर लिया। सेकंड तरीका कौन सा हो सकता है, एक ही चीज चेंज होगी, द सम वॉज एज इट इज रह जाएगा, सो एज इट इज रह जाएगा, डिफिकल्ट एज इट इज, दैट एज इट इज। अब यहां इट की जगह मैंने क्या कर लिया, 1 कर लिया, और 1 के बाद क्या लिखा, कुड नॉट, क्योंकि पास्ट टेंस में था। अब बी सॉल्व की जगह मैंने सॉल्व इट कर दिया। तो मेन समस्या कहां आई,
तो मेन समस्या आ गई भैया हमारी इस जगह पर कि जहां पर यहां तो मैं पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग कर रहा हूं और यहां मैं एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। यानी यहां तो लगा रहा हूं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहां पर मैं नॉर्मली जिस तरीके से वर्ब का इस्तेमाल करता हूं वैसे वर्ब का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा केवल एक अंतर से हुआ। इट जो है वो मेरा प्रोनाउन है और ऐसा प्रोनाउन है जो कि निर्जीव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बोलो? निर्जीव को दर्शाता है। वन जो है, वन मेरा इस तरह का प्रोनाउन है जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है और इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मानवों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे ही मेरा सब्जेक्ट निर्जीव नहीं रहा और मेरा सब्जेक्ट सजीव हो गया, मेरा सब्जेक्ट एक इंसान बन गया, लेकिन कौन सा इंसान है मैं जानता नहीं। मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए इस सवाल को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। तो जब मैं कहता हूं ये सवाल कर्ता के रूप में तो निर्जीव है। जब मैं कहता हूं कोई भी इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता तो कोई भी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? किसी इंसान या किसी मनुष्य के बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे ही मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ वैसे ही इससे जस्ट पहले वाला जो रूल था, क्या रूल था भाई मेरा? क्या रूल था यहां पे? कोई निर्जीव है तो, और यहां पर जैसे ही मैंने इट लगाया तो मुझे निर्जीव मिल गया, लेकिन जैसे ही मैंने वन लगाया मुझे कोई सजीव मिल गया और खास करके कोई मनुष्य मिल गया। तो यहां मैंने पैसिव वॉइस का रूल फॉलो नहीं किया। किसका रूल फॉलो नहीं किया? पैसिव वॉइस का रूल फॉलो नहीं किया। टू सॉल्व को सीधा सॉल्व इट में चेंज कर दिया, बात खत्म। ठीक है, और अब एक चीज और हम समझ सकते हैं कि यहां ये जो इट था ये दर्शा रहा था सम को। यहां पर ये इट आया ना भाई, ये इट काहे के लिए आया? ये सम के लिए आया। लेकिन यहां पर जब मैंने इनडेफिनेट प्रोनाउन ले लिया कि कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसे सॉल्व नहीं कर सकता, इसे किसे? तो क्वेश्चन को। अब इसे सॉल्व नहीं कर सकता मैं, ये इट यहां पर आ गया। अब ये जो इट है ये भी इस सम को ही दर्शा रहा है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा धैर्य से इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि भाई सबसे पहली चीज कि हमारा कर्ता निर्जीव है कि नहीं है? निर्जीव है। ठीक है भाई, सेंटेंस में जो वाक्य दिया गया है, सेकंड क्लॉज जो दिया गया है वो किस तरह का है उसको भी देख लिया। उसके बाद में जब इसे चेंज करेंगे तो ध्यान रखना है कि निर्जीव है तो पैसिव वॉइस कर दूंगा, निर्जीव नहीं है तो एक्टिव वॉइस या सामान्य तरीके से जैसे अब तक चेंज करता आ रहा था वैसे ही करूंगा। और ये इट केवल यहां पे इसलिए आया है ताकि समझ में आ जाए कि इस सम के बारे में ये सारी की सारी बात की जा रही है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो पिछला वाला टॉपिक था जिसमें हम लोग देख रहे थे कि टू के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर, टू के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर हम किस तरीके से चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, वो यहीं तक है। अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है? यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो और उसके बाद एडजेक्टिव का हो लेकिन इंफिनिटिव का प्रयोग ना हो। देखो ये मेन बात है, इंफिनिटिव का प्रयोग ना हो, यानी कि मैं यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगाऊं। जैसे कि देखो ही इज टू वीक, वह अत्यधिक कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसे उदाहरण के अनुसार बनाइए। यानी कि आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपने को समझना है कि वहां अपने को करना क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल प्लस जो भी मैं बताऊंगा और छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स तो अपन बीच में देखते हुए ही चलेंगे जैसे हमेशा देखते हैं। चलिए देखते हैं ही इज टू वीक को कैसे चेंज किया जाता है कि वह अत्यधिक कमजोर है। तो पहला तरीका ही इज का ही इज ले लिया, टू की जगह अब यहां पर सो नहीं लगाया, टू की जगह सो का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसका इस्तेमाल कर लिया? मोर वीक। अच्छा, किससे ज्यादा वीक है? देन ही शुड बी, मतलब जितना उसे कमजोर होना चाहिए वह उससे अत्यधिक कमजोर है। और यहां पर वह क्या कह रहा है? वह अत्यधिक कमजोर है, वह अत्यधिक कमजोर है। और यहां पर क्या कह दिया कि उसे जितना कमजोर होना चाहिए, ही शुड बी मतलब जितना कमजोर होना चाहिए उससे ज्यादा कमजोर है। तो उसका अर्थ क्या निकल गया कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को जैसा होना चाहिए उससे ज्यादा कमजोर है।
और अगर आप सिंगल वाक्य में कहना चाहोगे तो आप क्या कहोगे, वह अत्यधिक कमजोर है, ही इज टू वीक, अत्यधिक कमजोर है, ही इज सो वीक, अत्यधिक कमजोर है, ही इज मोर वीक देन ही शुड बी, यानी जितना होना चाहिए उससे कम कमजोर है। तो इन सब का अर्थ इस तरीके से निकल रहा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हेडिंग जो पढ़ रहे हैं वो टू पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सो का प्रयोग नहीं किया, टू का ही प्रयोग किया, ताकि हेडिंग के अकॉर्डिंग हम इसे समझ सकें। अगर ऐसा वाक्य दिखाई दे तो पहला तरीका ये, ही इज टू क्लेवर, अगर मैं कहूं ये वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो मैं इसको कैसे चेंज कर लूंगा, ही इज मोर क्लेवर देन ही शुड बी। अगर मैं कहूं शी इज टू ब्यूटीफुल, तो कैसे चेंज करूंगा, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन शी शुड बी। बोल बोल के बना रहा हूं मैं, तो आप भी एक बार कोशिश करो, ठीक है, इसका कोशिश करना। ही इज टू टॉल, जरा एक बार इसको वर्बली बनाने की कोशिश करो। वर्बली मतलब बोलते हुए, मुंह से बोलते हुए, लिखना बाद में, उसके बाद जाके एक बार वर्बली बनाओ इसको, इसको देखो और वर्बली बनाओ, बोल के ही बना लो जैसे मैंने बनाया ना। शी इज टू ब्यूटीफुल, तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन शी शुड बी, खत्म, बस इतना ही। ही इज टू टॉल, इसको भी ऐसे वर्बली बोल के एक बार इसको देख करके बना के देखो, उसके बाद सेकंड वाला देखेंगे कैसे बनाया, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद में आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप इसे बना पाए हैं या नहीं बना पाए, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार कि आपसे बना या नहीं बना, ठीक है। ही इज मोर वीक देन ही शुड बी, या फिर ही इज मोर वीक, ये तो मेरा सेम ही आ गया, देन तक। इट इज प्रॉपर, यानी जितना उपयुक्त है वह उससे ज्यादा है, जितना उसे होना चाहिए और जितना उपयुक्त है, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह की फ्रेज, इट इज प्रॉपर या ही शी या एक्स वाई जेड शुड बी, इस तरह के फ्रेज लगा करके भी हम लोग अपने सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इन वाक्यों में टू हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा गया है। किस में रखा गया है बोलो, कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि तुलनात्मक जो डिग्री है। तो हालांकि अगले लेक्चर में हम जो डिग्री है उसके बारे में बात करेंगे, चेंज ऑफ डिग्री की वहां हम लोग बात करेंगे, तब हम लोग डिग्रीज बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए मैं थोड़ा सा परिचय देते हुए बता देता हूं। 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव डिग्री जब होती है जब एक के बारे में विशेषता बताई जाए। कंपैरेटिव डिग्री जब होती है जब 2 की तुलना की जाए और उसमें से किसी एक को बेहतर और एक किसी को कम बताया जाए। और यहां पर क्या होता है, एक पूरा समूह होता है, उस समूह में से किसी एक को बेहतर या एक को कम बताया जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि 3 तरह की हमारी डिग्री होती है, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। तो मेरे बारे में कोई अच्छी बात बताई तो भाई बता दिया कि भाई चित्रांश टू टॉल, बहुत लंबा है, ठीक है। या फिर अगर आपने कंपैरेटिव बता दी तो कंपैरेटिव में आई एम टॉलर देन राहुल सर, तो मैं राहुल सर से लंबा हूं, तो आई एम टॉलर देन राहुल सर हो गया। तो यहां मेरी और राहुल सर की जो हाइट है उसका कंपैरिजन हो गया। तीसरा यहां बन गया कि मान लीजिए कि यहां पे जितने लोग हैं मैं उन सबसे लंबा हूं, तो आई एम द टॉलेस्ट। अब यहां टॉलेस्ट कैसे हो गया, क्योंकि पूरा एक समूह है लोगों का, और उन समूह में मैं या तो सबसे ज्यादा कुछ हूं या सबसे कम कुछ हूं, तो उसके लिए मैंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लिया। तो यहां मैंने किसका यूज किया था, यहां मैंने यूज किया टॉल का। यहां मैंने किसका यूज किया, यहां मैंने यूज किया टॉलर का। यहां मैंने किसका यूज किया, तो यहां मैंने यूज किया टॉलेस्ट का। इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। तो अब फिर से रूल को पढ़ते हैं। रूल हमारा क्या कह रहा था, तो टू हटा करके एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है, तुलनात्मक जो तुलना है उसमें रखा जाता है, अर्थात मोर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, मोर का प्रयोग करना है। उसके बाद देन का प्रयोग, क्योंकि जिससे कम या जिससे ज्यादा बताएगा उसके लिए देन का प्रयोग से के अर्थ में आ जाता है,
किसके अर्थ में आ जाता है, जिससे कम है या जिससे ज्यादा है उसको तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए देन का प्रयोग। देन के बाद इट इज प्रॉपर या इट शुड बी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहां तो ये सामान्यतः बता रहा है इट के लिए, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि जहां सामने सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि कोई मेल है, ही की बात हो रही थी, तो हमने वहां पर ही एज इट इज ले लिया, हमने ही के साथ छेड़खानी नहीं की, उसका प्रयोग किया गया है। उदाहरण 1 में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग किया गया है। कई उदाहरण है जिसमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग भी किया जाता है कि जो कोई चीज जितनी मात्रा में या जितनी होनी चाहिए, लिमिट मतलब अंतिम बिंदु जितना होना चाहिए उससे अधिक होने के अर्थ में मोर देन है भाई, ठीक है। तो सामान्य से अधिक के अर्थ में बताने के लिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा नियम क्या कहता है, यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो और उसके बाद एडजेक्टिव तथा फॉर का प्रयोग हो तो इस प्रकार से परिवर्तन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, टू के बाद में हमारे एक एडजेक्टिव मिल जाएगा, एक विशेषण मिल जाएगा तथा फॉर। अब उसके बाद में फॉर का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को कैसे चेंज करते हैं देखिए। अब सबसे पहली बात, हमें यहां पर टू मिल गया साहब, नंबर एक। नंबर 2 हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो नंबर 2 डीप यानी गहरा होना, किसी चीज का गहरा होना उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। फॉर, ये साहब फॉर का प्रयोग हो गया। नंबर 3 जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो अब इस परिवर्तन को हमें कैसे करना है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहला वाक्य सेम चलेगा, हिज सॉरो इज, टू सो, डीप दैट, यहां तक सेम चला, ठीक है। अब बात आ गई, डीप तक खत्म हो गई, फॉर टीयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अब फॉर टीयर्स को चेंज करने के लिए या फॉर के बाद में अगर कोई भी नाउन आ रहा है तो उसे चेंज करने के लिए क्या तरीका आजमाना है, तो हिज सॉरो है ना, हिज सॉरो यानी उस व्यक्ति का दुख, और क्योंकि यहां पर हिज आ रहा है, हर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि कोई ना कोई पुरुष है, कोई ना कोई मस्कुलिन है। तो अब ऐसी कंडीशन में यहां पर हम कैसा प्रोनाउन यूज करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताए, तो ही। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और फॉर के लिए हमने किसका प्रयोग कर लिया, एक्सप्रेस इट इन का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया फॉर की जगह पर, एक्सप्रेस इट इन का प्रयोग करके टीयर्स का प्रयोग कर लिया, आंसुओं का प्रयोग कर लिया, कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह आंसुओं में है, मतलब उसका दुख इतना गहरा है। एक अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, भाई तू कल्पना भी नहीं कर सकता, भाई बताया भी नहीं जा सकता, भाई तू सोच भी नहीं सकता, बस वही है यहाँ पे जो बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ना, कि उसका दुख इतना गहरा है कि भाई वो आंसुओं में भरा पड़ा है, कि उसके इतने आंसू आ रहे थे, इतना रो रहा था वो, कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि कितना रो रहा था या कितना ज्यादा परेशान हो रहा था वो किसी चीज को लेके। आई मेरी बात समझ में? तो जब हम कहते हैं ना कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, यानी कि आंसुओं से भी उसे दर्शाया नहीं जा सकता। हिज सॉरो इज टू डीप, उसका दुख बहुत गहरा था, फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिहाज से देखे तो, यानी आंसू तो उसके कम आ रहे थे, लेकिन अगर आंसुओं से उसके दुख की तुलना करें तो आंसुओं की तुलना में उसका दुख जो है वो अत्यधिक गहरा था, अत्यधिक डीप था उसका पेन, ठीक है। इस तरीके से इसे चेंज किया गया। चलिए सेकंड वाला एक बार चेंज करके देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। इट इज टू मच फॉर मी, भाई जो तुम मेरे साथ करते हो ना वो मेरे लिए इतना है कि मैं बर्दाश्त, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे लिए वो कितना भारी पड़ता है सारी चीजें। हाँ, एक एक बच्चा अपनी अपनी बताता रहता है कि सर ऐसा करा दो, सर ऐसा करा दो, सर ऐसे नहीं ऐसे करा दो, सर पोइट्री करा दो, सर राइटिंग पोर्शन करा दो, सर ये करा दो, सर वो करा दो। अरे भाई तो इट इज टू मच फॉर मी, जो कुछ आप करते हो ना वो मेरे लिए टू मच है, बर्दाश्त से बाहर। मैं भी कह सकता हूं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, मैं आंसू कितने भी बहाऊं ना तो भी आपको बता नहीं सकता कि कितना प्रेशर आ जाता है। चलिए फटाफट से इसको करके देखिए, कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, बार बार नहीं बताना पड़ेगा इस, प्लीज लाइव चैट में नहीं लिखना है आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसने लाइव चैट में लिख दिया है गलती से प्लीज एक बार जाइए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है।
तो इट इज का इट इज आ गया, टू का सो आ गया, मच, टू मच यानी अत्यधिक बुरा है, तो अत्यधिक बुरा के लिए क्या हो गया, सीधा बैड आ गया, और बैड के बाद में आ गया हमारा कंजक्शन दैट, और इतना बुरा है टू मच फॉर मी दैट आई कैन नॉट बियर इट, कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तो यहां पर बैड का अर्थ आया बुरा, और यहां पर बियर का अर्थ आता है सहन करने के अर्थ में, कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ या मेरे साथ इतना ज्यादा कुछ बुरा हो गया कि इसे मैं सहन भी नहीं कर सकता। इस तरीके से इसे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब तो समझ गया तुम लोग क्या करते हो मेरे साथ। ये सच है, दिस इट्स द ट्रुथ ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। दिसंबर खत्म होने को आ रहा है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अभी बोल दूंगा ना, जीने नहीं दोगे अगले 5 दिन। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों में ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आदि जो है उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण से इसे देखिए, और एग्जाम्पल आ रहे हैं, और 2 एग्जाम्पल से आप इसे देख सकते हैं। हिज फादर इज टू फैट, उसके पिता बहुत मोटे हैं। तो मैं सीधी तौर पे ही कहूंगा कि सामान्यतः जितना होना चाहिए उससे अधिक मोटे हैं, या प्रॉपर लिमिट जितनी होती है कि भाई इतना तो व्यक्ति का बीएमआई होना चाहिए। कोई मुझे बताओ बीएमआई क्या होता है और इसे पता लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई एंड इसका फॉर्मूला। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो हैं किताब के बाहर की चीजों से भी अवेयर है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बीएमआई क्या होता है और इसे पता लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से मैं ये पता लगा सकता हूं कि मेरा बीएमआई ठीक है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में एक बार मुझे बताइएगा, तो मैं भी अपना चेक करके देखूंगा कि भाई मेरा बीएमआई ठीक है कि नहीं है। और अगर आप चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हैं, अपना बीएमआई बताना चाहते हैं, तो आप अपना बीएमआई बता सकते हैं। ठीक है, उसकी एक लिमिट भी होती है, एक्स से लेकर वाई के बीच में होना चाहिए, एक्स से कम नहीं होना चाहिए, वाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बीएमआई के बारे में आपको जो कुछ पता है प्लीज एक बार मुझे कॉमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहां पर वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हिज फादर इज टू फैट, उसके पिता अत्यधिक मोटे हैं। तो मैं यही कहूंगा उसके पिता सामान्य से ज्यादा मोटे हैं, जितना मोटा होना चाहिए उससे ज्यादा मोटे हैं। अगर हिंदी में मैं ऐसे समझ गया इस बात को कि दोनों बातों का मतलब एक ही है, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हिज फादर, उसके पिता, इज फैटर। अब यहां पे देखो फैट शब्द था और यहां पर शब्द आ गया फैटर। तो फैट शब्द जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है, किसमें है बोलो, पॉजिटिव डिग्री में। और फैटर शब्द जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री में, किसमें है बोलो, कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहां पर हमने क्या देखा इससे पहले वाले रूल पे कि हम लोग पॉजिटिव डिग्री को किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसके लिए देन का प्रयोग करना है, और इसके बाद लगा लिया ही शुड बी, यानी जितना उन्हें मोटा होना चाहिए उसके पिता उससे अधिक मोटे हैं, तुलना में ज्यादा मोटे हैं। तो 2 की तुलना हो रही है, पहली तुलना कितना मोटा होना चाहिए, दूसरी तुलना ज्यादा मोटे हैं। तो दोनों चीजों में बता दिया यहां पर तुलना करके कि जितना होना चाहिए उससे अधिक मोटे हैं। तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल किया गया। बोलते चलो किसका इस्तेमाल किया गया, फटाफट बोलो, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल किया गया। अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए आंसर देख रहे हैं इसका आंसर क्या है हमारा, द मीटिंग वॉज टू नॉइसी। तो मोर नॉइसी क्या बन गया, मोर नॉइसी। मोर नॉइसी से क्या हुआ कि यहां पर नॉइसी शब्द था जो पॉजिटिव डिग्री में था, यहां पर मैंने नॉइसी से आगे मोर लगा लिया, उस वजह से मेरा क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। उसके बाद में देन का यूज कर लिया जैसा कि पहले किया, और इट शुड हैव बीन। इट शुड हैव बीन क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहां पर वॉज का इस्तेमाल किया गया था। तो जैसे वहां वॉज का इस्तेमाल हुआ, अब बात को मुझे पास्ट टेंस में रखना पड़ेगा। तो पास्ट टेंस में रखने का सीधा सीधा तरीका क्या है कि अगर मेरे पास यहां पर शुड प्लस बी है, तो शुड की एक पास्ट फॉर्म होती है और वो कैसे चलती है, वो चलती है शुड हैव। तो शुड हैव से मैंने शुड की पास्ट फॉर्म तो कर ली, अब मेरे पास बी है, मुझे उसकी पास्ट फॉर्म करनी है, तो बी की पास्ट फॉर्म मैं कर लूंगा बीन करके। ठीक है, तो जैसे यहां पे शुड बी मेरा कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में क्या बन जाएगा मेरा, शुड हैव बीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने शुड बी का प्रयोग किया, क्यों किया, क्योंकि इज में आया,
और यहां पर मैंने क्या कर लिया, शुड हैव बीन का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि यहां पर बात पास्ट टेंस की चल रही है और शुड जो है उसकी पास्ट फॉर्म है शुड हैव और बी जो है उसकी पास्ट फॉर्म है बीन। तो यहां मेरा क्या बन गया, इट शुड हैव बीन का प्रयोग हो गया। सामान्यतः ये हमारे सिंथेसिस से रिलेटेड एक बात है। अगला जो सेंटेंस है, केवल ध्यान रखना कि भाई सिंथेसिस जब हम करते हैं तो उसमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि जब भी टू हटाकर सो का प्रयोग किया जाता है या सो का प्रयोग करके जो वाक्य बनता है वो वाक्य सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? वो वाक्य सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ एडवर्ब टू का प्रयोग होते हुए आप यहां देख सकते हैं, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर। अच्छा, अब आया मजा, अब फंसे सही तुम लोग। जैसे कल चेंज कर रहे थे कि टू और टू देख करके हमें दूसरा सेंटेंस बनाना है। अब समस्या यह है कि दूसरा सेंटेंस पहले ही बना हुआ है, इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, इस सेंटेंस को टू और टू वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। चलो, कल सीधा करके देखा था, आज उल्टा करके देखेंगे। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कर लिया, पहला हो गया मेरा, सेकंड भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कर दो चारों को आंसर्स बता रहा हूं। फर्स्ट, सीधी सी बात है, ही इज का ही इज टू की जगह सो कर रहे थे, सो की जगह टू हो गया। पुअर का पुअर रह गया। दैट हम लोग केवल सेंटेंस कन्वर्ट करने पे लगा रहे थे, वरना क्या कर रहे थे, सीधा टू लगा रहे थे। और टू लगाने के बाद ये पूरा का पूरा जो कैन नॉट वाला तक था ये पूरा का पूरा गायब कर दूंगा और टू बाय अ स्कूटर सीधा बना लूंगा, टू बाय अ स्कूटर। ये मेरा बन गया। अब इसे चेंज करने वाला रूल लगाओगे ना तो अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा? ही इज का ही इज, टू की जगह सो, पुअर की जगह पुअर, उसके बाद में पुअर आ गया, पुअर के बाद हमें दैट लगाना ही था। उसके बाद टू को हम छोड़ देते हैं और टू हटा करके या टू को छोड़ करके हम क्या करते हैं, वापस से एक सब्जेक्ट लगाते हैं, आगे वाला सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। सेंटेंस यहां प्रेजेंट में है तो लग गया मेरा कैन नॉट। कैन नॉट के बाद में मैंने इस सेंटेंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहां पर हम इस सेंटेंस को एज इट इज पुराना वापस ले आएंगे अपनी जगह पर। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, सेकंड कैसे बन रहा है, ही इज टू ओल्ड। ही इज का ही इज, सो की जगह टू, ओल्ड एज इट इज कॉपी पेस्ट। दैट हम लोग ऐसे कन्वर्ट करने में लगाते हैं, यहां लगता नहीं है तो दैट और उसके बाद कैन नॉट जो है इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट, इन सबको हटा करके केवल टू लगा लेंगे और लास्ट में जो चीज है उसे एज इट इज ले लेंगे, टू वर्क हार्ड। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट मैं चेंज करूंगा, वॉज है। ठीक है, तो राम वॉज, ठीक है, राम वॉज का क्या हो जाएगा, राम वॉज रह जाएगा। सो की जगह टू कर लेंगे, फैट की जगह फैट रह जाएगा। दैट ही कुड नॉट को मैं पूरा का पूरा गायब कर दूंगा और इसकी जगह ले आऊंगा टू और उसके बाद में सिट प्रॉपर्ली का सिट प्रॉपर्ली मैंने ले लिया। नेक्स्ट वाला है तो इसको पहले मैं चेंज करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो द न्यूज इज एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा, सो की जगह टू ले लूंगा, उसके बाद गुड ले लूंगा। सो की जगह क्या ले लूंगा, टू ले लूंगा, गुड को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लूंगा। दैट इट कैन नॉट, यहां तक का जो पोजीशन है उसे हटा करके टू ले लूंगा और फिर बी ट्रू को बी ट्रू रहने दूंगा। यही बोला मैंने, द न्यूज इज का द न्यूज इज ले लिया, सो की जगह टू कर लिया, गुड एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। दैट इट कैन नॉट बी, कैन नॉट तक हटा करके टू ले लूंगा और बी ट्रू को बी ट्रू एज इट इज रख लूंगा। याद रखना बी ट्रू जो है वो अपना क्या है, सत्य होने के अर्थ में है कि ये बात सत्य है कि नहीं है। अरे वाह, आज तो 4 क्वेश्चन और मिल गए। यानी कि पिछला वाला जो छूटा हुआ है मामला के सर प्रैक्टिस नहीं दिए थे, एक्सरसाइज नहीं दिए थे सर आप, तो आज आपको एक्सरसाइज मिल गई। चलिए फटाफट से देखिए, इसे फटाफट से क्लियर कीजिए। सीता वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे हर फी। सीता वॉज सो पुअर दैट से लेकर के नॉट तक, पे हर फी। इस तरीके से करूंगा तो सीता वॉज का सीता वॉज रह जाएगा, सो का टू कर लूंगा, पुअर को एज इट इज रख लूंगा, दैट शी कुड नॉट की जगह टू ले लूंगा, पे हर फी का पे हर फी एज इट इज ले लूंगा। क्या बनेगा मेरा, सीता वॉज टू पुअर टू पे हर फी। सही बन गया। अगला नंबर 6 बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, शी इज का शी इज एज इट इज ले लूंगा,
ओवर एंक्शियस। अब ओवर जो है वो किसे दर्शा रहा है? किसे दर्शा रहा है ओवर? तो ओवर दर्शा रहा है यहां पर सो जो बताता है ना अत्यधिक, ओवर जो है वो भी अत्यधिक को बता रहा है। एंक्शियस मेरा क्या है? एंक्शियस मेरा आ गया एडजेक्टिव। ओके, फॉर वाला है ये। अच्छा, फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, ये टू वाला नहीं है भैया, ये फॉर वाला है। तो ओवर जो है वो तो मुझे सेंस दे देगा, ओवर की जगह तो मैं टू लगा लूंगा। फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, बिल्कुल जो आज अपन ने देखा है ना फॉर वाला नियम, वो लगा करके इसे चेंज करना है। चलो, शी इज का शी इज रह गया, ओवर की जगह टू ले आया, एंक्शियस का एंक्शियस ले लिया, फॉर की जगह फॉर ले लिया, द सेफ्टी ऑफ हर सन की जगह द सेफ्टी ऑफ हर सन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। बस केवल एक मेजर चेंज हुआ है यहां पर, वो क्या चेंज हुआ है? ओवर की जगह टू करना है। द फैक्ट इज सो क्लियर दैट इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रूफ, ये तथ्य इतना स्पष्ट है कि इसके लिए किसी भी सबूत की आवश्यकता नहीं है। तो सो क्लियर का हो गया मेरा टू क्लियर, दैट इट डज नॉट रिक्वायर्ड, टू रिक्वायर्ड एनी प्रूफ, तो दैट इट डज नॉट तक का जो मेरा पोर्शन है उसको मैंने किस में ले लिया? टू में ले लिया, और उसके बाद में रिक्वायर एनी प्रूफ को मैं एज इट इज ले लूंगा। नेक्स्ट मेरा आता है इट इज सो कॉल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। वन मनुष्य है, ध्यान रखना, वन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इंसानों के लिए आता है, मनुष्यों के लिए आता है। चलिए, इट इज सो की जगह टू, कोल्ड का कोल्ड, दैट से लेकर के वन कैन नॉट तक का पोर्शन उठाया, उसकी जगह ले लिया टू, और उसके बाद गो आउट को मैंने एज इट इज गो आउट में ले लिया। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आसानी से चेंज किया जा सकता है, बहुत इजीली इन्हें चेंज कर सकते हैं। यहां गाइस अब आप लोगों के सामने क्या है? आप लोगों की एक्सरसाइज है जहां 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इनके आंसर आप लोग करिए, और उसके बाद जैसा भी होगा इनके आंसर्स के लिए आपको बता दिया जाएगा। अभी कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, कमिटमेंट कर देता हूं उसके बाद मैं कुछ अलग सोचता हूं कि एक वापस रिवीजन हो जाए, बच्चे एक बार फिर से पढ़ लें, है ना। थॉट्स तो बेटर से बेटर हो ही सकते हैं ना। अगर मैं कोई प्लानिंग आज कर रहा हूं और अगर कल मुझे उससे कोई बेटर ऑप्शन मिला है प्लानिंग में, तो डेफिनेटली मैं उस बेटर ऑप्शन को अडॉप्ट करूंगा, ना कि प्रीवियस ऑप्शन को। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर आपको कभी भी आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें आपको लगता है कोई बेटर ऑप्शन है तो उसे अडॉप्ट करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर 5 क्वेश्चन नहीं है, इस बार 10 क्वेश्चन है। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, टू और फॉर वाला रूल, टू और टू वाला रूल, टू और फॉर वाला रूल, टू और टू वाला रूल, टू और टू वाला रूल। टू और टू वाले रूल में तो दिक्कत नहीं आएगी, टू एंड फॉर वाला रूल आज जिसने ठीक से समझा होगा वो आराम से क्रैक कर लेगा, उसे किसी तरह की कोई इश्यू इसमें नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं। मुझे इनके आंसर चाहिए। आंसर चाहिए कहां? कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ ये कमेंट बॉक्स में जो मुझे आंसर चाहिए वो चाहिए विद इन 24 आवर्स। जब भी लेक्चर अपलोड हो जाए उससे 24 घंटे के अंदर अंदर अपना आंसर आप लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा आप कोई नहीं लेगा। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर आपको अपने आंसर्स यहाँ पे कमेंट करने हैं। तो आई होप आपने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और फॉर वाले रूल को थोड़ा सा देखिए, ऐसा रूल जहां फॉर दिखे और ऐसा रूल जहां टू तो दिखे लेकिन दूसरा टू ना दिखे। ठीक है, ये 2 आज के मेजर हमारे टॉपिक थे जिसके बारे में हमारा डिस्कशन रहा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।